Welcome to yes Inter College Kanakpur. I have presented to teach you online classes. 10th बैच का जो हमारा इंग्लिश का क्लास चल रहा है, आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको टेंस के विषय में इंट्रोडक्शन दिया था, हर टेंस का मैंने परिचय कराया था। तो परिचय कराने के बाद आज मैं पहला टेंस उठाता हूँ इंडेफिनिट केवल। आपका मुख्य मुद्दा आज रहेगा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट आप लोगों ने खूब पढ़ा है, मैं टेंस का एक बार रिवीजन आपको वीडियो के माध्यम से करा रहा हूँ, तो आप लोग उसको जरूर पढ़ेंगे। तो इंडेफिनिट आप लोग जानते हैं कि 12 टेंस होता है, 3 जिसमें इंडेफिनिट होता है। कौन कौन इंडेफिनिट? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट के विषय में बताना चाहता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका अर्थ क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हर स्टूडेंट इसका अर्थ समझेंगे। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अर्थ होता है वर्तमान अनिश्चित काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अर्थ होगा वर्तमान अनिश्चित काल था। वर्तमान में जो भी हम काम करेंगे वह कार्य क्या होगा? अनिश्चित रहेगा। तो देखिए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी से अगर इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो हम कैसे करेंगे और किस प्रकार उसको हम पहचानेंगे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हिंदी में इसको पहचान कैसे करेंगे? वाक्य के अंत में, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर ताती ते करके आए, ताती ते का मतलब क्या होता है? ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो। ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो। बस यही इतना ध्यान देंगे कि इसका पहचान होता है ता है, ती है, ते है, ता हूं। ये हमारा रूटीन बताता है, तीनों इंडेफिनिट हमारा रूटीन बताता है, वर्तमान का, भूत का, भविष्य का। तो ये अगर ता है, ती है का मतलब हुआ मैं पढ़ता हूँ, वह जाता है, तुम खाते हो, वह लिखता है, वह वीडियो लाइक करता है, वह नहीं करता है, करता था, नहीं करेगा। इसका मतलब है जब ता है, ती है करके आ जाए तो जान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप लोगों ने देखिए क्लास 9th में आप लोगों ने पहचान वगैरह सब कुछ लिखवाया था, फॉर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो जब सेंटेंस को पहचान लेंगे, पहचानने का ये देखेंगे कि इसका अनुवाद जब करेंगे तो अफर्मेटिव करना है कि नेगेटिव में, तो वाक्य पहचानने पर डिपेंड करता है। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस आपका रहेगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है कि उसमें सब्जेक्ट पहले होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस, ईएस और आईएस लगता है। इसके जस्ट बाद आपका होता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद होता है ईटीसी। यही आपका फार्मूला है, यही आपका रूल है। इसी पे आपको सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस, ईएस, आईएस, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये आपका फॉर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। अब इसका अगर कोई ट्रांसलेट बनाते हैं तो बनेगा क्या? देखिए, ध्यान देंगे तब इसका हो जाएगा जैसे मैं गीत गाता हूं। एग्जांपल में देखिए, मैं गीत प्रतिदिन गाता हूं। जब आपको सेंटेंस मिल गया मैं गीत प्रतिदिन गाता हूं, तो अब देख रहे हैं ना तो इसमें नहीं लगा है, ना इसमें क्या लगा है, ना क्यों लगा है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो सेंटेंस इसका मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे तो सर्वप्रथम देख रहे हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा कौन है? मैं। इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। अब देख रहे हैं आई लिखने के बाद में अब रूल क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस, ईएस, आईएस, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वही लगेगा जहां हमारा सब्जेक्ट आई होगा, वी होगा, यू होगा और वी दे होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट जब रहेगा तो क्या करेंगे हम? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यस, एस कब लगाएंगे? जब हमारा सब्जेक्ट ही होगा, सी होगा, इट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तब। अर्थात इसका मतलब होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। एक वचनकर्ता के साथ एक वचन की क्रिया, बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया। तो क्रिया हर समय बहुवचन में रहती है। मैंने पिछले फर्स्ट वीडियो मैंने ये चीज बताया था आप लोगों को, एक वचनकर्ता के साथ एक वचन की क्रिया, बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया। वैसे तो आई हमारा सिंगुलर ही होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ व्यक्ति
अपने समूह में न रह करके दूसरे के साथ भागते हैं तो हमारा आई भी क्या होता है, वही है कि सिंगुलर में न रह करके प्लूरल के साथ में यूज किया जाता है, इसलिए यहां लिखे हैं आई। अब देख रहे हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई के साथ बता रहे हैं कि क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा तो गाता हूं क्रिया है, मैं गाता हूं आई सिंग, न इसमें यस या यस लगा, कुछ भी नहीं लगा, मैं गाता हूं आई सिंग, मैं खाता हूं आई ईट। तो उसी प्रकार से क्या गाता हूं, ऑब्जेक्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, व्हाट लगाएंगे, क्या गाता हूं अर्थात गीत गाता हूं, इस सॉन्ग, आई सिंग अ सॉन्ग। कब गाता हूं, प्रतिदिन गाता हूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेली, आई सिंग अ सॉन्ग डेली, मैं प्रतिदिन गीत गाता हूं। कहां गाता हूं, स्थान नहीं दिया है, नहीं बता देते, इन स्कूल, इन कॉलेज, कॉलेज में गाते हैं। कैसे गाते हैं, बैठ कर, उठ कर, खड़े होकर, क्या किस प्रकार से गाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने प्रकार से आप क्वेश्चन उसमें देते जाएंगे आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिलते चले जाएंगे। कौन गाता है, मैं गाता हूं, उसका मतलब सब्जेक्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हु लगाएंगे। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए क्या लगा, व्हाट। अब इसके मतलब क्या है कि गीत क्या किया जाता है, गाया जाता है, तो आपको क्या मिल गया, वर्ब मिल गया। कब गाया जाता है, प्रतिदिन गाया जाता है। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ईटीसी, यही रूल है इसका। इसी प्रकार से कोई भी सेंटेंस है, एक्स वाई कोई भी सेंटेंस आता है, जैसे यही सेंटेंस में मैं सब्जेक्ट बदल दीजिए, दूसरा सेंटेंस अगर आ जाए कि वह प्रतिदिन गीत गाता है, गीत गाता है, अब क्या हो जाएगा, ही माने वह होता है, सभी लोग जानते हैं। अब ही के जस्ट बात कर रहा है कि रूल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या यस, तो सिंग माने गाता है, सभी लोग जानते हो, लेकिन कर्ता हमारा सिंगुलर है, यही है सिंगुलर, ही। एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया, तो एक वचन की क्रिया कब बनेगी, जब उसमें बढ़ाओगे यस, यस बढ़ाओगे तब यह क्या होता है, एक वचन होता है। अगर हम किसी नाउन में यस या यस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता था, बहुवचन होता है, लेकिन वर्ब में यस या यस लगाते हैं तो क्या हो जाता है, सिंगुलर। ही सिंग्स, उसके बाद क्या गाता है, अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह गीत गाता है। कब गाता है, प्रतिदिन अर्थात डेली। अब स्टूडेंट्स ये ध्यान देंगे, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस रहा। इसी प्रकार से कोई भी सेंटेंस अगर आप उसको घर पर अपने बुक से अगर ट्रांसलेट करेंगे तो जरूर मुझे याद करेंगे, ऐसा तो आपको समझ में आएगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस अगर आ जाएगा तो उसका रूल सीधा बदल जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस का क्या रूल होगा, ध्यान देंगे, इसका सब्जेक्ट होता है और इसके बाद सब्जेक्ट के साथ में डू या डज, अब इसके बाद में आ जाएगा नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस रहा। नेगेटिव सेंटेंस का रूल ये है, या सब्जेक्ट डू या डज, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटी, माने इसी प्रकार से आपको सेंटेंस ढूंढ कर ट्रांसलेट बनाते समय रखना है। अफर्मेटिव से और नेगेटिव में अंतर क्या है, सब्जेक्ट इसमें भी है, सब्जेक्ट यहाँ भी है। यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ये कर रहा है, यहाँ क्या लगा है, डू या डज। इसका मतलब जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता था वो उसका स्थान ग्रहण कर लिया डू ने, और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस था हमारे, जिसमें यस या यस लगता था, देख रहे हैं, वहां पे स्थान ग्रहण कर लिया किसने, डज ने। अब इसके बाद देखेंगे, अब अगर नहीं शब्द आता है तभी तो नेगेटिव होगा, तो डू या डज जस्ट बाद नॉट लगेगा। अब इसमें यस या यस लगाने की आवश्यकता नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट ईटीसी। कोई भी सेंटेंस लेते हैं एग्जांपल के रूप में, जैसे वह खाना बनाती है, वह खाना बनाती, वह खाना नहीं बनाती है। ध्यान दें, वो खाना नहीं बनाती है, तो इसका मतलब पहले हम ही लिखेंगे, ही के साथ में सी लिखेंगे, सी के साथ में हम क्या लगा देंगे, डज, अर्थात देखिए डू का प्रयोग कहां होगा, डज का प्रयोग कहां होगा, डू का प्रयोग होगा आई वी यू दे, प्लूरल सब्जेक्ट अगर रहेगा, प्लूरल नाउन्स रहेंगे, उनके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। डज का प्रयोग कहां करेंगे, जहां पे ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज का प्रयोग कर देंगे। तो वह खाना नहीं बनाती है, सी डज नॉट, अगर लिखे नहीं के नॉट। अब रूल में हम कहां पहुंच गए, सब्जेक्ट हमारा सी हो गया, डू या डज में से डज लग गया, नहीं था तो नॉट का प्रयोग, यहां तक पहुंच गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कौन है, बनाती है, तो मेक माने बनाना, लेकिन मेक का प्रयोग न करके खाना बनाने पकाने के लिए कुक का प्रयोग होता है, तो यहां लिखेंगे कुक। अब खाना का मीनिंग क्या होता है, फूड, तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा फूड।
शी डज नॉट कुक फूड। इसी प्रकार से चाहे इसी सेंटेंस को चाहे नेगेटिव बदल दीजिए, मैं गीत प्रतिदिन नहीं गाता हूँ, मैं गीत प्रतिदिन नहीं गाता हूँ। आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग डेली। अब इसी सेंटेंस को नेगेटिव बना दीजिए, वह प्रतिदिन गीत गाता है, वह प्रतिदिन गीत नहीं गाता है, तो ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग डेली। तो देखिए ये अफर्मेटिव और नेगेटिव रहा किस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या बन जाएगा, ध्यान देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है हमारा, पहले हेल्पिंग वर्ब होता है। यही मैं देखता हूं कि 25% स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब डू डज पहले क्यों हो गया। तो पहले हम इस रूल को जरूर देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा ये है, इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम हम लिखेंगे डू या डज। डू या डज लगाने के बाद हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। जो पोजीशन हमारा सब्जेक्ट का पहले था, अब वो सब्जेक्ट सेकंड पोजीशन पे चला गया, अर्थात दूसरे स्थान पे चला गया। तो डू या डज सब्जेक्ट। इसी में नॉट भी बता दे रहे हैं कि अगर नेगेटिव आता है नॉट लगाएंगे, अगर आएगा तो लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस इसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी कहें चाहे अदर वर्ड्स लिखें। ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल। अब ध्यान देंगे डू या डज है तो सेंटेंस में कैसे डू डज पहले लगाएंगे, इस एग्जांपल में देखेंगे हम। पहला सेंटेंस हमारा है, क्या वह बाजार पैदल जाता है। ध्यान देंगे, क्या वह बाजार पैदल जाता है। सेंटेंस अगर इसको छिपा दिया जाए क्या को, तो बचा क्या, वह बाजार पैदल जाता है। ये स्टूडेंट बार बार इसको ध्यान देंगे, जिन स्टूडेंट को ये न समझ में आ रहा हो उसको गौर से ध्यान देंगे। बाकी तो लगभग 50% विद्यार्थी को कायदे समझते हैं, इसलिए आप लोग उसको जरूर ध्यान देंगे। वह बाजार पैदल जाता है, लेकिन इसमें हमको इसके पहले क्या लिखा है, क्या वह बाजार पैदल। इसमें हम क्वेश्चन पैदा कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि क्या वह पढ़ता है, क्या वह लिखता है, क्या वह दौड़ता है, माने रूटीन अपनी पूछ रहे हैं। तो क्या वह बाजार पैदल जाता है, तो इसका मतलब जब क्या शब्द किसी भी वाक्य में कोई भी टेंस होगा, एक्स वाई जेड कोई भी टेंस होगा, चाहे एक्टिव का हो चाहे पैसिव का हो, अगर क्या शब्द अगर शुरू में आया तो ट्रांसलेट बनाते समय किसी भी टेंस में रहेगा, उसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है जिसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया, तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं और हमारा जो सब्जेक्ट होता है वह सेकंड पोजीशन में चला जाता है। तो देख रहे हैं क्या शब्द लगा हुआ है, तो क्या अर्थात व्हाट माने क्या होता है। कुछ स्टूडेंट न समझ करके व्हाट पहले लिख देते, व्हाट के ठोक देते हैं, लेकिन व्हाट मत लगाओ पहले। अगर क्या शब्द आ जाए तो क्या को हटा करके हमारे पास रूल क्या है, डू या डज, तभी तो सब्जेक्ट के पहले लिखा गया है। तो यही क्या के स्थान पर डू या डज लगाएंगे। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, वह है, तो ही के साथ क्या लगता है, ही मींस वह होता है, ही के साथ डू या डज तो डज लगेगा। सबसे पहले देखिए वही क्या के स्थान पर डज लगा दिए। अब डज के जस्ट बाद क्या हो जाएगा, ही। अभी के बाद हम देख रहे हैं नॉट, नहीं शब्द इसमें आया ही नहीं है, तो क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कौन है हमारा, गो। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या जाता है, क्या खाता है, ऐसा तो है नहीं, कहां जाता है, तो इसका मतलब ईटीसी में आ गया। तो यहां लिख देंगे टू मार्केट। तो डज ही गो टू मार्केट, कैसे जाता है, ऑन फुट, अर्थात पैदल। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए का रूप। जब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जब बी आएगा तो इसका रूल क्या होता है, इसमें सर्वप्रथम होता है क्यू डब्ल्यू, और क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। क्यू डब्ल्यू का अर्थ क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द। तो प्रश्नवाचक शब्द की संख्या मैंने आपको बताया है कुल कितने होते हैं, 11। क्वेश्चन वर्ड कुल कितने होते हैं, 11, जिससे व्हाट माने क्या, वाई माने क्यों, व्हेन माने कब, वेयर माने कहाँ, हाउ माने कैसे, हु माने किसे, हु माने कौन, विच माने कौन सा, हुज माने किसका किसकी, और हाउ मेनी माने कितने, हाउ मच कितना। आपके पास 11 क्वेश्चन वर्ड हैं। अगर हिंदी वाक्य के बीच में ये अगर आते हैं तो इनका ट्रांसलेट बनाते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का ही ट्रांसलेट अर्थात
सबसे पहले प्राथमिकता हम किसको देते हैं, क्वेश्चन वर्ड की। इसे रूल कर रहा है हमारा कि पहले क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद क्या लिखेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, डू या डज। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस आपका बन जाएगा सब्जेक्ट के बाद आपका होगा नॉट के बाद होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये आपका फॉर्मूला रहा किसका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बी, जिसको बोलते हैं डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये डब्ल्यूएच टाइप है, ये क्या है, एस या नो टाइप है। अब सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस लीजिए, तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या खाते हो, वह कहाँ जाता है, क्यों जाता है, कैसे जाता है, कब जाता है, इसका मतलब है क्वेश्चन। देखिए आज में देखेंगे एग्जांपल में, इसमें 11 सेंटेंस तैयार करेंगे। एक ही सेंटेंस को हम किसी भी टेंस में ले जा सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में ले जा सकते हैं। तो तुम प्रतिदिन क्या पढ़ते हो, तुम प्रतिदिन क्या पढ़ते हो। तो ध्यान देंगे क्या शब्द लगा है, क्या की अंग्रेजी पहले बनाएंगे, क्योंकि इसमें क्या शब्द फिर से सुन लीजिएगा। अगर क्या शब्द शुरू में आता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, क्या अर्थात क्या का ट्रांसलेट नहीं करते हैं। उसके उपलक्ष्य में, उसके स्थान पर हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। लेकिन अगर क्या शब्द अगर बीच में आ जाए, दोनों को देखिए कि यहाँ ये पहले आया है, यहाँ बीच में आया है। बीच का मतलब नहीं कि मध्य में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं, अर्थात सब्जेक्ट को क्रॉस कर दे बस, वही हमारा बीच हो जाएगा। तो क्या शब्द बीच में आ गया तो क्या की इंग्लिश व्हाट होता है, इसका सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड, यही है क्वेश्चन वर्ड। क्या शब्द, तो यहाँ क्या लिख देंगे, व्हाट माने क्या। अब हम क्या लिखेंगे, रूल करा डू या डस। तो ऐसे नहीं मनमानी हम डू या डस का प्रयोग कर देंगे। हमारा सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, हमारा सब्जेक्ट कौन है, तुम है। तुम के साथ था यहाँ पर यू माने तुम होता है, क्या लग जाएगा, डू, व्हाट डू। अब उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। तो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। अब इसमें नहीं है, नहीं दिया है, नॉट है, तो अब नॉट भी नहीं लगेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब होता क्या है, कुछ स्टूडेंट वर्ब पहचानते नहीं, वर्ब पढ़ते याद ही नहीं करते हैं। और जब तक वर्ब नहीं याद करोगे तो कोई इंग्लिश में कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे, जान लीजिए। इसलिए आपको वर्ब याद ही करना पड़ेगा। तो वर्ब हमारा कौन है, पढ़ते हो, तो रीड है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मांग रहा था, रीड का रीड लिख दिया मैंने। अब ऑब्जेक्ट कर रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या पढ़ते हैं, कुछ दिए नहीं है, तो इसका मतलब हम अब क्या लिखेंगे, ईटीसी मांग रहा है, तो लास्ट स्टेप चल रहा है, ईटीसी हमारा क्या है, प्रतिदिन, इसका मतलब लिख देंगे यहाँ पे डेली। जरूर समझ में आया होगा आप लोगों को। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वह शतरंज क्यों नहीं खेलता है, वह शतरंज क्यों नहीं खेलता है। वह शतरंज क्यों नहीं खेलता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया गया है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। सर्वप्रथम इसी का ट्रांसलेट कर देंगे क्यों का, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई। क्या लिखेंगे, वाई। अब वाई लिखने के बाद हमको क्या चाहिए बताइए, वाई लिखने के बाद हमको क्वेश्चन क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, डू या डज। सब्जेक्ट हमारा कौन है, वह, इसका मतलब इसके साथ क्या लगा दिया जाए, ही के साथ डज का प्रयोग। अब डज के बाद क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, व्हाई डज ही। अब इसके बाद नेगेटिव देख रहे हैं, नॉट शब्द दिया है, ऊपर वाले में नहीं शब्द नहीं था तो नॉट का प्रयोग नहीं किया गया। अब दूसरे वाले सेंटेंस में देख रहे हैं कि नॉट का प्रयोग होगा, तो व्हाई डज ही नॉट, व्हाई डज ही नॉट। अब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कौन है, अभी मैंने बताया जो ता है, ती है, ते है, पहचान के साथ में जो होता है वही हमारा वर्ब होता है। तो वर्ब हमारा कौन है, खेलना, तो क्या लिख देंगे, प्ले। तो व्हाई डज ही नॉट प्ले। अब वह क्यों नहीं खेलता, क्या नहीं खेलता है, ऑब्जेक्ट ढूंढिए क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, शतरंज। इसका मीनिंग क्या होता है, चेस। तो व्हाई डज ही नॉट प्ले चेस। अब ध्यान देंगे ईटीसी जब इसमें है ही नहीं तो जबरदस्ती लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें अभी मैंने 2 क्वेश्चन वर्ड का बताया, अभी एक क्वेश्चन वर्ड और बताना चाहते हैं, बाकी तो आप लगभग सबका, जैसे वाई का, व्हेन का, वेयर का, हाउ का, वाई का, व्हेन का, वेयर का, हाउ का एक ही जैसा ट्रांसलेट होता है। विच का, हुज का, हाउ मेनी, हाउ मच का एक ही जैसा होता है। व्हाट का अपना अलग होता है, हु का अलग होता है, हुम का अलग होता है। हु का देखिए, हु मुख्य है इसमें। हु का मतलब होता है जैसे सेंटेंस में कोई आ जाए हु, तो
जैसे कहा कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। ध्यान देंगे इसमें, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो इसमें कौन शब्द क्वेश्चन वर्ड है, फर्स्ट पोजीशन, पहले स्थान पर इसको रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, इसमें हु लिख दिया। अब हु लिखने के बाद रूल क्या कर रहा है, डू या डच। तो डू या डच कर रहा है तो हु के साथ ऐसा होगा कि हु स्वयं सब्जेक्ट भी है, क्वेश्चन वर्ड भी है। कौन पढ़ाता है, वो पढ़ाने वाला गायब है आपका। पढ़ाने वाला गायब है तो करेंगे क्या, इसमें जरूर उस पर ध्यान देंगे। तो हु हमारा जब सब्जेक्ट है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ट्रांसलेट इसका होगा। पहले वाला जो हमारा रूल था उसके अगर इसमें नहीं दिया होता तभी डू डच का प्रयोग हम कर देते। अगर नहीं दिया गया है तो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह इसके साथ ट्रांसलेट करेंगे। इसका मतलब डू डच नहीं लगेगा। यहाँ हु को हम सिंगुलर मानते हैं, एक वचन मानते हैं, तो एक वचन की क्रिया भी लगाएंगे। पढ़ाता है तो टीच माने पढ़ाता है। अभी तो बताया कि क्वेश्चन वर्ड में हेल्पिंग वर्ब लगेगा, जितने भी क्वेश्चन वर्ड सबके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा। लेकिन इकलौता केवल कौन शब्द है जिसके साथ में कह रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। लगेगा तभी जब उसमें आएगा क्या शब्द, नहीं आएगा, अर्थात इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तभी लगेगा। तो हु टीच, तो अब देख रहे मैंने इसको बताया कि सिंगुलर होगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर, कौन पढ़ाता है, जरूर उसका नाम बताएंगे, ये पढ़ाता है। तो यहाँ हु एक वचन करता, एक वचन की क्रिया, अर्थात जिसके लास्ट में ch हो, जिसके लास्ट में o हो, जिसके लास्ट में x हो, तो उस वर्ब से के बाद में क्या जोड़ते हैं, es जोड़ा जाता है। तो यहाँ हो गया हु टीचेस। अब इसमें कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि तुम्हें शब्द जो लिखा है ये सब्जेक्ट है ना, ये क्या है, इम्पॉसिबल है, कभी सोचिएगा नहीं। हु स्वतः सब्जेक्ट होता है, हु स्वतः क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए हो गया हु टीचेस। ये हमारा तुम्हें शब्द क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि क्रिया के जस्ट बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो टीचर्स के बाद क्या लिखेंगे, यू लिख देंगे। हु टीचेस यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, अर्थात इंग्लिश। हु टीचेस यू इंग्लिश। अगर ये सेंटेंस होता कि तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है, अगर ये होता कि तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है, तो हम क्या लिखते, हु। अब देख रहे हैं ईएस लगा हुआ है, तो जब ईएस लगा हुआ है तो ईएस वाला रूल क्या होता है, जो डू में ईएस लगा हुआ है कि ये डू में लगा है, देख रहे हैं डू का डच बना है, इसका मतलब यहां लगा देंगे सिंगुलर समझकर, क्या लगा देंगे, डच। अब क्या लगा देंगे, नॉट। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, टीच। अब टीचेस नहीं रहेगा, हु डज नॉट टीच। उसके बाद क्या होगा, यू इंग्लिश। हु डज नॉट टीच यू इंग्लिश। ये आपका मतलब क्या होगा, ट्रांसलेट हो गया। अब देखिए इसमें एक रूल और है, इसी इंडेफिनिट टेंस में ही, इंडेफिनिट टेंस में ही आपका रूल ये है, जैसे नेवर, नेवर इसमें जो होता है स्पेशल आया है। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, कभी नहीं। अगर कभी नहीं आया तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस, ईएस, आईईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये आपका फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस, आईईएस, आईईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये आपका नेवर है। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, नेवर मीन्स होता है कदापि। मैं कभी हिंदी नहीं पढ़ता हूँ, मैं कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ, मैं गृह कार्य कभी नहीं करता हूँ, मैं कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस कभी नहीं पढ़ता हूँ। कुछ स्टूडेंट है कि दुनिया भर के माने कहा सामग्री को जुटा करके मोबाइल को जरूर देखते हैं, लेकिन जो पढ़ाया हुआ चीज होता है उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं, 10-5 मिनट भी नहीं देखना चाहते हैं। क्या उनको माने पढ़ाई से इतना बड़ा मैंने कहा घृणा हो चुका है, 2-2.5 महीने से घर में बैठे हो तब भी लाइक नहीं करते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं। देखिए ध्यान देंगे, नेवर में सेंटेंस अगर आ गया कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, चाहे दिन भर झूठ बोलते हो, लेकिन एक शब्द वो भी आ गया है दिमाग में,
मैंने कहा है कि अपने दिमाग में रख लिए हो कि केवल शब्द ही बन गया है, वाक्य बन गया है कि मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ, और दिन भर झूठ बोलने का काम करते हो। अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने परिवार से, गांव देश से जो भी मिलता है काम नहीं करना चाहते हो। कोई अगर पूछता है पढ़ने लिखने के बाद तो बताते हो, ऐसा मैंने रोमांच रूप से बताते हो कि जैसे एकदम कहा है कि पूरा क्या हो, पढ़ाई में एकदम दक्ष हो, लेकिन वास्तविकता कुछ भी नहीं है। तो देखिए, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सब्जेक्ट है, हो जाएगा आई के जस्ट बाद नेवर। अब ये नहीं कि नहीं शब्द आया है तो डू डस्ट ठोक दीजिए, डू डस्ट कभी मत लगाओ अगर कभी नहीं आ जाए वाक्य में। क्या लगाना है, आई के जस्ट बाद हम लगाएंगे नेवर, आई नेवर। अब नेवर के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यस या यस, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, लेकिन हमारा आई क्या है, सिंगुलर है लेकिन प्लूरल के साथ में रहता है। तो बोलने का मीनिंग क्या होता है, झूठ बोलने का, टेल, क्या होता है, टेल अ लाई, आई नेवर टेल अ लाई। अब हो गया फुल स्टॉप, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और जैसे कहा है कि वह गृह कार्य कभी नहीं करता है, वह गृह कार्य कभी नहीं करता है, कि ही माने वह। अब ध्यान देंगे ही के साथ में, अब देख रहे हैं कि पहले नेवर लिख देंगे, नेवर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऐसे एस लग जाएगा। अब देख रहे हैं कि कर्ता हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। तो वर्ब हमारा कौन है, करना। देखिए करना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू माने करना होता है, तो डू हमारा प्लूरल है तो यस लगा दोगे, क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। एक वचन करता है, वचन, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। डू माने करने के लिए हम यस का प्रयोग किया गया, इसलिए ही नेवर डज। अब करें गृह कार्य, तो यहाँ लिख देंगे ही नेवर डज हिज होमवर्क, होमवर्क। अब देख रहे हैं कि इसमें हिज कहां से आ गया, अगर अपना रहे चाहे ना रहे, लेकिन वह व्यक्ति काम करेगा तो अपना ही करेगा, नहीं अगर मन रहा अगर इसमें लगाने तो मत लगाइए, ही नेवर डज होमवर्क। लेकिन थोड़ा सूटेबल कम अच्छा लग रहा है तो ऐसा लिखेंगे ही नेवर डज हिज होमवर्क। इसी प्रकार से आप लोग हर स्टूडेंट ध्यान देंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो वर्तमान काल होता है, हर समय आप उठते बैठते सोते गाते हर समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हो। लेकिन जिस दिन से अगर इसको तय कर लो, डिसाइड कर लो कि हमको प्रेजेंट अर्थात इंग्लिश बोलना है, हमको इंग्लिश में ही हर काम करना है, तो हर समय अगर जब अपना काम करते हो तो अपनी दैनिक क्रिया को अगर बताओ, एक दूसरे से शेयर करिए, तो आप बोल सकते हैं मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। बोल दो ना, आई गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, मैं ब्रश करता हूं, अर्थात आई ब्रूश माई टीथ। और क्या करता हूं, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, आई स्टडी डेली इन द मॉर्निंग, अर्थात अपनी दैनिक क्रिया बता रहे हो। आई गो टू स्कूल डेली, इसका मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूं। आई ओबे माई टीचर्स, मैं अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करता हूं। कुछ भी बोलो, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो मैं तो सोच रहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात तीनों इंडेफिनिट समाप्त कर दूंगा, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही काफी समय उसमें हो गया। तो देख रहे हैं कि आप लोग उसको पता ना लाइक करेंगे नहीं, लाइक करेंगे, ज्यादा समय को देखते हैं तो उसको देखना भी नहीं पसंद करते हैं। तो जस्ट देन अब फिर कल मिलेंगे आप लोगों को।